मैं जो ये वीडियोस हैं ना, इनको बड़ा इनफॉर्मल तरीके से बना रहा हूँ। मतलब कोई कमाल का वो नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, कोई ज़बरदस्त कैमरा नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। मैंने अपने सामने अपना आईपैड खोला हुआ है और बस आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो। इसकी वजह है, वो वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए फिर मुझे 10 घंटे की एडिटिंग करनी पड़े, और ताकि बहुत ही प्रोफेशनल लगे। मेरा मकसद वो नहीं है। शायद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उसको बेहतर कर लूँ। ये भी मैं नहीं कहता कि टोटली अनप्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन मकसद मेरा ये है कि जो बातें मेरे जहन में हैं इन टॉपिक्स के बारे में, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ, और बग़ैर कोई बर्डन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिएट किए ना। 10 मिनट की वीडियो है तो मेरे 15 मिनट 20 मिनट लग जाए, ये नहीं कि फिर 20 20 घंटे लग जाएँ उस वीडियो को बनाने के लिए। अच्छा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये भी कंटिन्यूएशन है उसी स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में जो वीडियोस बनाई थी एक दो, उनके बारे में। जिससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है। मैंने कहा आपको ड्यूरेबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, फंजिबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपको बताया कि सोना जो है वो इस मामले में वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स, और बताया आपको कि बाकी चीज़ें जो हैं, बल्कि लैंड वगैरह के बारे में भी बात की कि लैंड भी स्टोर ऑफ वैल्यू क्यों इतना अच्छा नहीं बन सकता। और दूसरा आपको मैंने ये भी बताया कि जो पैसा है, फियाट करेंसी, नोट जो हैं, $100 का नोट, 1000 रुपये का नोट वगैरह, ये क्यों बिल्कुल भी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है ही नहीं। यानी इनको अगर आप ज़मीन में दफना के रख दें और 100 साल के बाद निकाल लें तो बस फेंक फेंक दें तो बेहतर है। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। मकसद क्या था आपका स्टोर ऑफ वैल्यू से? कि आपकी चीज़ पड़ी रहे, बढ़ाना मकसद नहीं था। ये भी हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपने एक चीज़ कमा ली है मेहनत से, खून पसीने से। अब आप चाहते हैं कि 20 30 40 50 साल के बाद आपके बच्चे, आपके पोते, उनके पोतों के पोते वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। ये स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। तो ये जो करेंसीज़ हैं आजकल की, इनको होना चाहिए था मनी। एक ज़माना था 1971 से पहले, जब ये, या एक ज़माना था जिसमें ये गोल्ड बैक्ड होती थी। यानी हर $100 का नोट जो है, या हर 1000 रुपये का नोट जो है, उसके पीछे एक गवर्नमेंट बैकिंग विद गोल्ड होती थी। उससे होता क्या था वो मैं अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वो गोल्ड बैकिंग होती क्या है और उसके मकासद क्या हैं, और क्यों वो बचाती, किस तरह वो बचाती है। कि वो डाइल्यूशन को रोक देती है। यानी गवर्नमेंट मज़ीद पैसे छाप नहीं सकती, क्योंकि अगर छापेगी तो उतना गोल्ड भी निकालना पड़ेगा, और गोल्ड निकालना तो आपको पता है इतना आसान नहीं है ज़मीन से। लेकिन वो सिस्टम अब दुनिया से ख़त्म हो चुका है, और वो एक अलग वीडियो है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो वीडियो है, मैं जो आपको एक बात की थी कि क्या गोल्ड में भी कुछ ख़राबियाँ हैं, गोल्ड में भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, और कोई ऑल्टरनेटिव भी है इसका। याद है आपको, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि गोल्ड इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर बीइंग अ स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन हर चीज़ में कोई ना कोई खामी तो होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हर चीज़ में निकल आती है। तो गोल्ड में भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये ये इस बात पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो थोड़ी गोल्ड की प्रॉब्लम्स, और एक्चुअली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में वो है कि एक नया, कहते हैं ना, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, एक नया कंपेटिटर निकला है गोल्ड का, जो कहता है, और ये मैं इसकी डिसीजन आप पे छोड़ूंगा, मैं अपनी राय, मैं आपको जितना मुझे इस बारे में इल्म है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँगा जितना छोटी वीडियो में हो सकता है। लेकिन डिसीजन आपकी है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं आपको दे रहा। इस पर आप गौर करें। 1 घंटे आधे घंटे की गौर की बात नहीं है, शायद आपको 20 40 50 घंटे गौर करना पड़े। अपना फ़ैसला करें। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा, और वो है इन पर्टिकुलर बिटकॉइन। बिटकॉइन का ये दावा है कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है। बल्कि बिटकॉइन का ये दावा है, बिटकॉइन बेचारा खुद तो दावे नहीं करता, उसके बिहाफ पे हम लोग ही दावे करते हैं। यानी जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो दावा करते हैं कि वो ना सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू है गोल्ड की तरह, बल्कि कई लिहाज से गोल्ड से बेहतर भी है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गोल्ड तो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, औरतें कहेंगी यार उसकी तो मैं चूड़ियाँ बना के पहन लेती हूँ, उसी बिटकॉइन को मैं क्या करना है, मैंने सर मारना। समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ है क्या, और ये समझाने का मकसद नहीं है मेरा इस वीडियो में। वो फिर एक वो अलग एक सीरीज़ होगी जो क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन, और क्रिप्टो करेंसीज तो अक्सर
90% स्कैम्स हैं, लेकिन सारी की सारी नहीं है, और जो नहीं है उनमें बहुत वाज़ेह फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो अलग कभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अपने आप को सिर्फ बिटकॉइन की हद तक महदूद रखें और उसकी वीडियो का इंतज़ार करें जो उसको अलग समझाने वाली वीडियो आएगी। लेकिन क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि बिटकॉइन इज़ अ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू दैन गोल्ड। चलें, अच्छा ये तो क्लेम है। अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। जाहिर है हमने सोचना, किसी ने क्लेम कर दिया, हमारा काम है वो जो उसने क्लेम किया है वो तो हर बंदा अपने अपने क्लेम कर रहा है। बिटकॉइन वाला बिटकॉइन को बेहतर कह रहा है, गोल्ड वाला गोल्ड को बेहतर कह रहा है, फिएट करेंसी वाले फिएट करेंसी को बेहतर कहते हैं। हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, आपने भी अपनी सोच रखनी है। ये मामले ऐसे पेचीदा हैं कि इसमें बहरहाल फाइनल डिसीजन आपकी होगी। तो हमने क्या कहा था? स्टोर ऑफ वैल्यू ड्यूरेबल होना चाहिए। गोल्ड ड्यूरेबल है, बिटकॉइन ड्यूरेबल है कि नहीं? इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर गौर करें। बिटकॉइन की ड्यूरेबिलिटी उस वक्त ख़त्म हो सकती है अगर बिटकॉइन का सारा नेटवर्क तबाह व बर्बाद हो जाए। मैं इस पर्टिकुलर बात को इस वीडियो में जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि एक लंबी बहस है, लेकिन ये इस वक्त तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है। किसी न किसी फॉर्म में वो चलता रहेगा और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा और उसकी ग्लोबल अडॉप्शन इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ी से हो रही है, इतनी तेज़ी से हो रही है कि उसकी वो ड्यूरेबिलिटी में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है कि वो अब ये क्लेम कर सकता है कि मैं भी अगले 1000 साल तक रहूँगा, आइडिया के लिहाज से, या मैं एक आइडिया के सेंस में भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको चलें थोड़ा सा एक तरफ रखते हैं ड्यूरेबिलिटी वाले एस्पेक्ट को। अगली बात पे आते हैं, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी गोल्ड की है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास 1 किलोग्राम हो, आप उसको मेल्ट कर लें, उसमें से 1 ग्राम निकाल लें और 999 को दोबारा पिघला लें, डिविजिबल हो गया। लेकिन क्या आप 1 ग्राम से भी कम कर सकते हैं? मसलन आधा ग्राम कर सकते हैं? 1 ग्राम कोई इतना सस्ता तो नहीं होता। च्युइंगम खरीदनी है आपने तो कितना ही ग्राम चाहिए होंगे? 0.00। अब इतनी छोटी रकमों पे जब आएंगे आप, तो थोड़ा अगर आपने वाकई किसी को आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ हो, डिजिटल फॉर्म में ना हो, तो आपको थोड़ी सी घबराहट होगी। जो आपके सामने आला रखूँगा उसको वे करने का, वो दिखाएगा 0.034 और आपको चाहिए होगा 0.033। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कि ये सही वे भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डिविजिबिलिटी एक पॉइंट के बाद आके थोड़ी सी प्रॉब्लम देनी शुरू कर देती है गोल्ड की भी। 1 ग्राम की हद तक या आधे ग्राम की हद तक तो बात चलें हो जाती है, लेकिन इससे कम के नंबर्स जो हैं वो फिर थोड़ा सा ना प्रॉब्लम देते हैं। बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटली डिविजिबल है, यानी डिजिटल होने की वजह से लोग समझते हैं यार बिटकॉइन कौन खरीदे यार, पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर का है। हालांकि वो नहीं समझते कि उसकी भी डिविजिबिलिटी है। आप बिटकॉइन का एक हिस्सा भी खरीद सकते हैं, और कितना छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं? 100 मिलियंथ ऑफ अ बिटकॉइन। यानी जिस तरह गोल्ड को तो आप 1 किलो में से 1 ग्राम तक ला के आप फंस गए थे ना, बिटकॉइन का आप 100 मिलियंथ हिस्सा, बहुत ही, उसको कहते हैं सतोशी। कहते हैं वो बिटकॉइन, पूरा बिटकॉइन कौन ले, 2-4 सतोशियाँ ले लो, वो उसका 100 मिलियंथ हिस्सा है। वो इतना डिविजिबल है कि उससे वाकई आप च्युइंगम खरीद सकते हैं, और वो डिजिटल होने की वजह से एग्जैक्ट है। यानी किसी किस्म की उसमें वो नहीं है कि ओहो ये तो गलती हो गई, जो मैं आला इस्तेमाल कर रहा था वे करने के लिए वो गलत हो गया। तो डिविजिबिलिटी में एक्चुअली बिटकॉइन इज़ सुपीरियर, इसमें कोई शक नहीं है। ड्यूरेबिलिटी में हमने कहा था कि बात डिबेटेबल है, लेकिन क्लेम यही है कि वो ड्यूरेबल है, उसको उसका नेटवर्क इतना वाइड हो चुका है कि अब वो चलेगा। डिविजिबिलिटी में तो बहस ही नहीं है। डिविजिबिलिटी में बिटकॉइन इज़ फार सुपीरियर दैन गोल्ड, क्योंकि वो लाइक आई सेड गोल्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। फंजिबिलिटी हमने क्या कहा था कि एक नोट दूसरे नोट से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए ना। बंदा जो अगला बंदा है जिसके पास आप लेके जाएंगे अपनी स्टोर ऑफ वैल्यू, आपने खून पसीने से कमाई, आप लेकर गए, आपने कहा ये ले लो, वो ये ना कहे कि नहीं ये वाली नहीं वो वाली दो, हाँ, वो उसको कहते हैं फिर फंजिबल नहीं है। नोटों के बारे में ऐसे नहीं होता ना, आप 100 रुपये का कोई भी नोट दे दें, अगला बंदा लेने पर मजबूर है, लेने को तैयार है। इसी तरह गोल्ड में भी लोग ले लेते हैं, लेकिन एक शर्त होता है, अगर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो, यानी एक एवरेज बंदे के पास जाए। अगर तो आप किसी बड़े ज्वेलर के पास जाते हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है और आप कहते हैं यार ये धोखा नहीं दे रहा होगा।
एक आम सड़क पे चलता हुआ बंदा अगर आपके पास आए और कहे ये मेरा गोल्ड ले लो थोड़ा सा, तो वो लग तो गोल्ड रहा है। अब आप भी ना एक्सपर्ट हैं और आपको यानी ट्रस्ट इश्यूज आपके बन जाएंगे कि ये दे तो लग तो गोल्ड ही रहा है, लेकिन ये इसमें कोई काउंटरफिट तो नहीं हो रहा, धोखा तो नहीं मुझे दिया जा रहा। इस लिहाज से गोल्ड की ट्रांजैक्शन हमेशा या तो एक्सपर्ट्स के दरमियान हुई हैं या फिर ज्वेलर्स के थ्रू हुई हैं। एक आम बंदा जो है, यानी स्ट्रेंजर टू अ स्ट्रेंजर, ये याद रखें कि ये नहीं कि आप कहें कि मैं अपने भाई को गोल्ड बेचा तो वो तो ट्रस्ट कर लेगा आपको। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप हों जब आप और दूसरा बंदा दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, इस मौके पे अगर आपने उसको गोल्ड पकड़ाया कि ये मेरा थोड़ा सा गोल्ड ले लो, वो नहीं लेगा आपसे। वो कहेगा तुम जाओ मुझे ज्वेलर से इसके कन्वर्ट करा के डॉलर दे दो। वो ऐसा मौका हो सकता है कि आपके पास इसका वक्त नहीं है। वो ऐसा मौका भी हो सकता है कि वो उस मुल्क में ये चीज़ें अलाउड ही नहीं है। ये हुआ है पास्ट में कि गवर्नमेंट्स ने गोल्ड की कन्वर्जन को डिसअलाउ कर दिया है। बहरहाल उन डिटेल्स में इस वक्त नहीं जाते, लेकिन ये एक फैक्ट है कि एक स्ट्रेंजर टू अ स्ट्रेंजर, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, एक आम आदमी जाता है सड़क पे, कहता है यार ये तुम्हारी गाड़ी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये मेरे पास आधा किलो गोल्ड है, ये तुम ले लो, मुझे अपनी गाड़ी दे दो। वो गाड़ी वाला कहेगा मेरी गाड़ी तो डेफिनेटली पक्की गाड़ी है, इसका गोल्ड पता नहीं पक्का निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है ना। अच्छा, बिटकॉइन में ये काउंटरफिट का इशू नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑन अ नेटवर्क। इसकी डिटेल्स में इस वक्त मैं जान के जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप चले मेरी बात मान लें, इस वक्त आप खुद इसको ट्रस्ट कर लें कि वो उसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन टोटली आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, क्योंकि है ही पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन उसमें, और इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसमें ये इशू ऑफ काउंटरफिटिंग है ही नहीं। आ गया आपके पास बिटकॉइन तो वो असली बिटकॉइन है, चला गया आपका तो वो असली असली क्या है। ठीक है ना। तो इस लिहाज से एडवांटेजेस तो हमने कहा कि डिविजिबिलिटी के लिहाज से भी बेहतर है, फंजिबिलिटी के लिहाज से भी बेहतर है। अच्छा, अब आते हैं आखिरी चीज़ जो हमने कही थी, रैरिटी, कि जो भी आप स्टोर ऑफ वैल्यू बनाएं वो रेयर भी होना चाहिए। और हमने कहा था गोल्ड की बड़ी तारीफ़ की थी, बल्कि फियाट मनी के ख़िलाफ़ मैंने कहा था कि ये तो बिल्कुल भी रेयर नहीं है। गवर्नमेंट हर साल छापती है पैसों को, लेकिन गोल्ड को छाप नहीं सकती। लेकिन छाप तो नहीं सकती, चलें गोल्ड हज़ारों गुना बेहतर है फियाट मनी से, फियाट करेंसी से। लेकिन क्या गोल्ड एब्सोल्युटली रेयर है? यानी ये है कि दुनिया में इस वक्त जितना गोल्ड है बस उतना ही है और ये बढ़ ही नहीं सकता। ये तो मैंने आपको बताया था कि हर साल तकरीबन 3,000 टन के करीब दुनिया में इस वक्त तकरीबन 1,80,000 टन सोना है। सारी दुनिया में सारे सेंट्रल बैंक्स, सारे इंडिया पाकिस्तान की औरतें, सब मिला मिलू के घरों में रखा हुआ गोल्ड और बैंकों में रखा हुआ गोल्ड और सेंट्रल बैंक्स में रखा हुआ गोल्ड। और इसकी रेशो भी आपको बता देता हूँ, सेंट्रल बैंक्स में रखा हुआ गोल्ड तकरीबन 30,000 टन है और कोई 1.5 लाख टन के करीब करीब जो है वो पाकिस्तान इंडिया की औरतों के पास है। अब आपको वो होगा, बुरा लगेगा कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं भी पाकिस्तान की हूँ या मैं भी इंडिया की हूँ, मेरे पास तो बहुत कम है, ये पता नहीं किसके पास है, पता करने में निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल 1.5 लाख टन, 1,80,000 टन टोटल है और 1.5 लाख टन इसमें से एवरेज बंदों के पास है। घरों यानी घरों में रखा हुआ है, घरों में छुपाया हुआ है, बैंकों में लॉकरों में रखा हुआ है, या ज्वेलरी बनाई हुई है पहन रहे हैं, पर्सनल यूज़ में जो आता है। ये है 1.5 लाख टन और 30,000 टन के करीब जो है वो सेंट्रल बैंक्स के पास है। तो 1,80,000, इस 1,80,000 में हर साल तकरीबन 3,000 टन का इजाफा होता है। अगले साल 1,83,000 हो जाएगा, फिर 1,86,000 हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा वक्त आएगा कि गोल्ड निकलना ही बंद हो जाएगा ज़मीन से? हो सकता है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम समुंदर में किसी गोता लगाएं और 1,80,000 टन इस वक्त लोगों के पास है और 5 लाख टन समुंदर के नीचे से निकल आए। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके गोल्ड जो आपके पास है उसकी वैल्यू 1/3 रह जाएगी एकदम से, क्योंकि इसका ताल्लुक तो अमाउंट्स अवेलेबल से होता है ना, जितनी चीज़ एक होती है उसके लिहाज से उसकी वैल्यू होती है। कल कलां को 1 मिलियन टन भी समुद्र के नीचे से निकल सकता है। आज तक नहीं निकला, निकल सकता है। जैसे डिस्कवरी हो जाए कोई बहुत बड़ी इजी डिस्कवरी हो जाए तो, या कोई मिट्योर गिर जाए जिसके अंदर गोल्ड जो सारे का सारा 1 किलोमीटर क्यूब का एक रॉक हो जिसमें से उसका 1/10 गोल्ड हो। अब वो जहाँ गिरेगा वो तो बेसिकली सारी दुनिया का गोल्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी ना,
क्योंकि उसकी सारा चीज़ इस पे बेस करती है कि उसकी वैल्यू इस पे बेस करती है कि वो है बहुत कम, और अभी तक बहुत कम है, लेकिन क्या ऐसे रहेगा हमेशा? वी डोंट नो। बिटकॉइन इस मामले में कैसा है? बिटकॉइन इस मामले में ऐसा है कि बिटकॉइन की जो टोटल बिटकॉइंस हैं वो सिर्फ 21 मिलियन हैं, होंगे आइंदा हज़ारों साल के बाद भी 21 मिलियन ही होंगे। इसलिए वो एब्सोल्युटली रेयर है, एब्सोल्युटली लिमिटेड है, एज अपोज टू गोल्ड, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो आइंदा उसके साथ क्या होने वाला है। इसी स्पीड पे चलता भी रहता है। पिछले 100 साल से तकरीबन यही 3000 टन हर साल निकल रहे हैं, सो एक एवरेज बन चुकी है उसकी, लेकिन कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई। बड़ी डिस्कवरी हो जाए तो ये सारे डायनामिक्स बदल सकते हैं, ठीक है। तो रेयरिटी के लिहाज से बिटकॉइन इज़ मच मोर रेयर, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट लिमिट है उसकी 21 मिलियन पे ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं कि किसी समुद्र के नीचे जाएंगे तो नए बिटकॉइन निकल आएंगे, या आसमान से कोई मिट्योर गिरेगा तो नए बिटकॉइन निकल आएंगे। जो हैं सो हैं, दैट्स इट, नो मोर। तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो बिटकॉइन रेयरिटी के लिहाज से मच मच बेटर है, क्योंकि जितनी रेयर आपकी चीज़ होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और जितनी खुली और इजीली अवेलेबल है, मतलब मिट्टी नहीं बना सकते हम स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि मिट्टी तो हर जगह पड़ी हुई है। कल को सोना अगर मिट्टी की तरह निकलना शुरू हो गया तो ख़त्म होगी वैल्यू उसकी बेसिकली। तो ड्यूरेबिलिटी की हमने बात की, फंजिबिलिटी में हमने कहा कि वो बेहतर है, डिविजिबिलिटी में हमने कहा बेहतर है, और रैरिटी में भी हमने कहा कि वो बेहतर है। अच्छा, और कुछ चीज़ें, ये तो 4 बातें हमने डिस्कस की थी ना, कुछ और बातें हैं। गोल्ड में एक और प्रॉब्लम भी है। गोल्ड में एक प्रॉब्लम है कि वो कॉन्फिस्केटेबल है। आपके पास अगर पड़ा हो गोल्ड, तो आपके लॉकरों में पड़ा हुआ हो मसलन, तो, और ये पहले हो चुका है दुनिया में, अगर आप इसको जाकर स्टडी करें, मेरा मकसद इस वक्त तो उसकी हिस्ट्री बताना नहीं है, गवर्नमेंट आपके लॉकर में पड़ा हुआ गोल्ड कॉन्फिस्केट कर सकती है। आसान नहीं होगा ऐसा करना, लेकिन ये हो चुका है पहले दुनिया में, और ये हो भी सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती हैं कि फिएट मनी का सिस्टम चलता रहे और लोग गोल्ड की तरफ ना जाएं, या किसी भी हार्ड करेंसी, हार्ड मनी की तरफ ना जाएं। उससे उनको नुकसान होता है, क्योंकि फिर वो पैसे छाप नहीं सकते अगर सारे लोग उस तरफ चले जाएं। ये एक अलग बहस है। तो गोल्ड कॉन्फिस्केटेबल है, बिटकॉइन कॉन्फिस्केटेबल नहीं है। उस तरह के आप लॉकरों में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में होगा, आपको पता होगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि बिटकॉइन जो है वो ट्रांजैक्शन के लिहाज से आसान है, और गोल्ड ट्रांजैक्शन, मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे कि ट्रांजैक्शन जो है गोल्ड की वो मुश्किल है। स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर जब ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रांजैक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है, जबकि बिटकॉइन में ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मूविंग की भी प्रॉब्लम है। आपके पास अगर आप एक आम बंदे के पास, तो खैर वो आम बंदे की बातें आ जाती हैं कि आम बंदे के पास तो चलें 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम सोना होता है। अगर कोई बहुत अमीर हो तो उसके पास तो फिर 10 किलो, 20 किलो भी नहीं, 50 किलो, 100 किलो सोना भी हो जाएगा ना। अब इतने ज़्यादा सोने को पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करना भी आसान नहीं है। अगर आपको कल कल को निकलना पड़ता है अपने मुल्क से, कहीं और जाना पड़ता है, तो आप 100 किलो सोना लेके नहीं जा सकते। आप 100 किलो क्या, 1 किलो सोना लेके भी नहीं जा सकते आजकल, तो उसको मूव करना बड़ा मुश्किल है। जबकि बिटकॉइन में ये एडवांटेज है कि फिजिकली वो कहीं है ही नहीं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। इसके बारे में आप इस वक्त ज़्यादा परेशान ना हो कि यार क्या बिटकॉइन लगा दी है, ये चीज़ क्या है, ये ना नज़र आती है ना कुछ, वो गलत समझाने वाली बात है। इस वक्त आप ये समझ लें कि उसको मूव करना इशू ही नहीं है। वो मूव, इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली कि उसको मूव करने का मतलब, यू नॉट मूविंग इट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, वो आपके फिंगर टिप्स पे है, ठीक है। तो उसको फिजिकली कहीं भी 100 किलो के गोल्ड के बराबर भी बिटकॉइन आपके पास हो, आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी चले जाएं, वो आपके साथ ही है हर वक्त, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बिटकॉइन के प्रॉब्लम्स क्या हैं? हर चीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, ये नहीं कि हो ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ निकल आई, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। वो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा कि बिटकॉइन के अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरा मकसद था, वो जो मैंने आपसे वादा किया था कि गोल्ड के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और गोल्ड से एक बेहतर कैंडिडेट होने का दावा है बिटकॉइन का। अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं, और ये जो दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि बिटकॉइन के अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर आप खुद ही फैसला कर लें कि क्या इसमें क्या डिसीजन ली जा सकती है। वो वीडियो कोई छोटी वीडियो नहीं है, यानी वो बात कि बिटकॉइन के अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो भी समझाने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। कोई डिसीजन आसान नहीं रही। ये सबसे आसान डिसीजन है कि फिएट मनी बहरहाल बुरी है। जो गवर्नमेंट के छपे हुए पैसे होते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड छाप सकते हैं, इसलिए दैट्स द वर्स्ट पॉसिबल स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको तो भूल जाएं।
लेकिन गोल्ड है या बिटकॉइन है या कुछ और है या लैंड है, ये डिसीजन थोड़ी सी सोचने वाली हो जाती है। इसी में लिए मैं इन डिटेल्स में जाके आपको बता रहा हूँ कि हर एक के फ़ायदे नुकसान पता हो, फिर डिसीजन तो बहरहाल इंसान की अपनी सिचुएशन के लिहाज से होती है। चलें, मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है। मकसद मेरा ये था कि मैं ये ऑप्शन भी आपके सामने रख दूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। थैंक यू।